नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच, लगाया भर्तियों पर गड़बड़ियों का आरोप। महंगाई की मार, जीएसटी लगने के बाद दिखा असर, 1.5 से 25 रुपए तक बढ़ गए डब्बाबंद खाद्य पदार्थों के दाम। ब्रिटेन में प्रचंड गर्मी ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड, राष्ट्रीय आपातकाल लागू। हरियाणा में बेखौफ खनन माफिया, नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर चढ़ाया डंपर, मौके पर ही मौत। और अब खबरों पर बात विस्तार से। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। नुपुर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी। वकील ने अदालत में दलील दी कि नुपुर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने के साथ ही सुरक्षा भी दी जाए। इस पर अदालत ने नुपुर को 10 अगस्त तक गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं कि 10 अगस्त तक गिरफ्तार उनको नहीं किया जा सकता। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। नुपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मानिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। बेंच ने आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ता की हत्या के वायरल बयान सलमान चिश्ती का भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि यूपी के एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता का सिर काटने की धमकी भी दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। इससे पहले 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नुपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाया था। अदालत ने नुपुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर सख्त नाराजगी प्रकट की थी। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके बयान से देश में उबाल है। कोर्ट ने नुपुर से टीवी पर आकर माफी मांगने को भी कहा था। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि नुपुर को खतरा है या उनके बयान से देश खतरे में पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है हम उससे वाकिफ हैं। नुपुर ने जिसके खिलाफ टिप्पणी की उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नुपुर के खिलाफ अब तक कुछ नहीं हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने राज्य में लोक सेवा आयोग की भर्तियों, पुलिस विभाग की भर्तियों और सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार सुबह धरना प्रदर्शन के साथ सचिवालय कूच किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सुभाष रोड पर लगे बैरिकेडिंग पर रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, साथ में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा वहीं धरने पर बैठ गए। महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा शासन में सभी विभागों में हो रही भर्तियों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के साथ ही अपनों को रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है। प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। और वहीं पैकेट और डिब्बा बंद लेबल युक्त अनाज को जीएसटी के दायरे में लाने का असर बाजार पर दिखने लगा है। आटे के पैकेट पर प्रति किलो 1.5 रुपए तो घी के डिब्बे के दाम में 25 रुपए तक का इजाफा हो गया है। सभी जगह अनाज के दाम बढ़े हुए मिले, जबकि दूध के दाम 1-2 दिन बढ़ने की जानकारी मिली है। रेलवे रोड स्थित व्रत मार्केट में अनाजों के दाम बढ़े हुए मिले। यहाँ पर भी बिस्ट जनरल स्टोर में पैकेट बंद अनाज के दाम में पहले से अधिक दाम मिले हैं। और इसके बाद रिपोर्टर लक्ष्मण झूला रोड स्थित कृष्णा जनरल स्टोर पर पहुंचा, जहां पर जीएसटी लगने के बाद अनाज के दाम बढ़े हुए मिले हैं। रेलवे रोड स्थित वैष्णवी ट्रेडर्स के यहाँ दूध दही पुराने दाम पर ही बिक रहा है। बताया गया कि सर्कुलर जारी होने के बाद ही दूध और दही के दाम बढ़ेंगे। तो वहीं देहरादून में दही पहले 75 रुपए किलो थी, जो कि अब बढ़कर 80 रुपए किलो हो गई है। छाछ अभी तक 24 रुपए किलो थे, वो बढ़कर 25 रुपए किलो हो गई है। और पनीर और दूध में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और यूके में लोगों को घर के अंदर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि देश में सोमवार का दिन सबसे गर्म रहा। तापमान रिकॉर्ड शुरू होने से पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस के निशान की ओर बढ़ रहा है। यूके में स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी द्वारा एक राष्ट्रीय आपातकाल लागू है और मौसम विज्ञान कार्यालय ने गर्मी को लेकर लिए अपना पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जो अत्यधिक गर्मी से जीवन के लिए खतरे की चेतावनी है। बुधवार के लिए कुछ बारिश के पूर्वानुमान से मंगलवार को हीट वेव चरम पर पहुंच गई।
मौसम कार्यालय की मुख्य कार्यकारी प्रोफेसर पेनी एट्रसर्बी ने कहा कि हम ब्रिटेन के इतिहास में सबसे गर्म दिन देख सकते हैं। उन्होंने कहा कल मंगलवार को 40 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक की संभावना है, जो कि 41 काट तक जा सकता है। कुछ मॉडलों में कुछ 43 है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह उतना गर्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लोगों से चेतावनियों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। प्रोफेसर एंटशर्बी ने कहा कि यह तापमान अभूतपूर्व है और हम इससे निपटने के अभ्यस्त नहीं हैं। गर्मी कई सैकड़ों या हजारों अतिरिक्त मौतों का कारण बनती है, इसलिए लोगों को छाया में रहने, ठंडा और हाइड्रेट रहने की सलाह का पालन करने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में अब तक का सबसे अधिक तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस यानी 101.7 फ़ारेनहाइट 2019 में रिकॉर्ड किया गया था। और लोगों को ट्रेन और कार से यात्रा में बड़े व्यवधान की चेतावनी दी जा रही है। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि नेटवर्क के कुछ हिस्सों पर गर्म मौसम का प्रबंधन करने और किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए रेलवे स्पीड पाबंदियों की आवश्यकता हो सकती है। बहुत गर्म तापमान रेल, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग उपकरण, साथ ही बेड एंड बकल ट्रैक को प्रभावित कर सकता है। हरियाणा स्थित मेवात के नून स्थित पंचगांव में अवैध खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या कर दी। खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद हरियाणा के एडीजी संदीप खेंडवाल ने कहा कि 12 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि खनन माफियाओं पर पहले भी एक्शन हो रहा था और अब भी हुआ, आगे भी होता रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार एक सूचना पर खनन रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह जब अवैध पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की तो खनन माफियाओं के आदमियों ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। तो वहीं मौके पर पहुंचे न्यू एसपी और आईजी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उप पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ताबड़ू में थे। दरअसल डीएसपी तावड़ू की पहाड़ी में अवैध माइनिंग की सूचना पर छापा मारने गए थे। जानकारी के मुताबिक डीएसपी गाड़ी के पास ही खड़े थे और इसी दौरान एक तेज गति डंपर ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी और वहीं उनकी मौत हो गई। बता दें कि इसी साल सुरेंद्र सिंह सेवानिवृत्त होने वाले थे और पुलिस ने एक बयान में कहा कि मेवात स्थित ताबड़ू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई नूह में अवैध खनन की सूचना मिलने पर मौके पर जांच के लिए गए। इस दौरान उन पर डंपर चढ़ा दिया गया। मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच, लगाया भर्तियों पर गड़बड़ियों का आरोप। महंगाई की मार, जीएसटी लगने के बाद दिखा असर, 1.5 से 25 रुपए तक बढ़ गए डब्बाबंद खाद्य पदार्थों के दाम। ब्रिटेन में प्रचंड गर्मी ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड, राष्ट्रीय आपातकाल लागू। हरियाणा में बेखौफ खनन माफिया, नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर चढ़ाया डंपर, मौके पर ही मौत। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की और खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं में जुबानी जंग जारी है। बीते सप्ताह प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और भुवन कापड़ी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने हरिद्वार स्थित जयाराम आश्रम में प्रेस वार्ता की थी और सोमवार को पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के राधा कृष्ण धाम आश्रम में प्रेस वार्ता की और कांग्रेस नेताओं की उस प्रेस वार्ता पर सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि जयराम आश्रम में जुटने वाले कांग्रेस नेताओं में बहुत सारे ऐसे चेहरे भी शामिल थे जो 4 साल और 11 महीने तो कांग्रेस के साथ रहते हैं और चुनाव में 1 महीने कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम करते हैं। ऐसे
चेहरे कांग्रेस के बड़े नेताओं के पीछे खड़े होते हैं तो बड़े नेताओं को इसकी चिंता करनी चाहिए। हरीश रावत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत पर भी पलटवार किया और रावत ने तंज कसा कि हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने का दुख है और उन्होंने हरिद्वार में भी ये बयान दिया था। उनका ये बयान उन्हें ही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ पहुंचा रहा है, जबकि उन्हें लगा था कि हरक सिंह बीजेपी को लात मारकर कांग्रेस में आए हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस को मजबूत करें, फिर हरीश रावत उन्हें अपना बड़ा दिल जरूर दिखाएंगे। वहीं कुछ दिन पहले हरक सिंह और महाराष्ट्र के राज्यपाल की मुलाकात पर सवाल खड़े करते हुए हरीश रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या में भगत सिंह काश्यारी का भी हाथ है और पूरी कांग्रेस यही राय है। यदि कांग्रेस का कोई नेता उनसे मिलता है तो ये बड़े दुख की बात है। इनके साथ ही हरीश रावत ने कांवड़ मेले की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने तंज किया कि 4 करोड़ कांवड़ियों के लिए 150 टॉयलेट बनाने की बात सरकार कर रही है, जबकि इतने टॉयलेट तो 400 बारातियों के लिए भी नाकाफी हैं। 4 धाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं से राज्य के मुख्यमंत्री को सबक लेते हुए कांवड़ मेले की व्यवस्था करनी चाहिए। और राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बरतापूर्वक हत्या के बाद धमकियां मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। बीजेपी सांसद के दिल्ली स्थित आवास पर दिल्ली कादिर अली राजस्थानी नाम के शख्स ने एक पत्र भेजकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दी है। इस लेटर के साथ अखबार की कटिंग भी भेजी है। साथ ही आपको बता दें कि इस लेटर के साथ जो अखबार की कटिंग भेजी गई जिसमें किरोड़ी लाल ने कन्हैया लाल के परिवार को 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की थी। इस महीने को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इस लेटर को लिखकर धमकी देने वाले शख्स ने लेटर में लिखा है कि जो हमारे पैगंबरों की गुस्ताखी करेगा उसका कन्हैया लाल जैसा ही हाल होगा। जो गुस्ताखी करने वालों की मदद करेगा वह बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसको हम सबक सिखा देंगे। इसलिए अभी किरोड़ी लाल तेरा नंबर है, क्योंकि तू बड़ा हिंदुवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कुछ दिन पहले ही तूने उदयपुर जाकर अपनी सैलरी के रुपए कन्हैया लाल के परिवार को देकर गुस्ताखी करने वालों की मदद की है। यह तूने बड़ी गुस्ताखी की है। हम मुसलमानों को कट्टर तालिबानी कहा है, इसलिए अब तेरा नंबर लेना ही पड़ेगा। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र मिलने के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय व राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मेरे AB 4 पांडारा रोड दिल्ली आवास पर मुझे धमकी भरा पत्र डाक से भिजवाया गया है। कुछ दिन पहले मैं कन्हैया लाल से मिलने उदयपुर गया था, जहां मैंने 1 महीने का वेतन पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की थी। यह खबर मीडिया में प्रकाशित हुई थी। जिस व्यक्ति ने मुझे धमकी भरा पत्र भेजा है उसने अखबार की कटिंग के साथ भिजवाया है। मेरा निवेदन है कि धमकी भरे पत्र की जांच करवाकर कार्रवाई करने का कष्ट करें। किरोड़ी लाल मीणा ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए धमकी भरे पत्र और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र को भी साझा किया है। इसके साथ ही ट्विटर पर लिखा है कि मैं इस प्रकार की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं लगातार जिहादियों और इन्हें संरक्षण देने वाले राजनीतिक शक्तियों की पोल खोलता रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। दिल्ली सरकार ने भविष्य में पेशेवर टैक्सी चालक बनने के लिए ड्राइवर प्रशिक्षण लेने की इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण का 50% यानी प्रत्येक महिला के लिए लगभग 4800 रुपए परिवहन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। महिलाओं का प्रशिक्षण बुराड़ी, लोनी, सराय, कालेखां और सरकार द्वारा स्थापित इन हाउस ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। पहल के अनुसार सरकार इन कंपनियों में ड्राइविंग रोजगार चाहने वाली महिलाओं के लिए प्रशिक्षण लागत के शेष 50% को प्रायोजित करने के लिए बेड़े के मालिकों और एग्रीगेटर्स को आमंत्रित करेगी। इसका एक मकसद ये भी है कि प्रशिक्षण को पूरा होने के बाद पहल के माध्यम से प्रशिक्षित महिलाओं को इन कंपनियों में गारंटीकृत नौकरी मिल सके। परिवहन विभाग जल्द ही एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा जिसमें योजना के लिए फ्लीट मालिकों, एग्रीगेटर्स और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI मांगी जाएगी और इस तरह की पहल के तहत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या का आकलन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करना है। विभिन्न मंचों के माध्यम से विभिन्न महिलाओं ने अपनी आजीविका कमाने के लिए टैक्सी ड्राइवरों के रूप में काम करने के लिए अपनी रुचि और उत्साह के बारे में बात की है। इसके अलावा दिल्ली के अपनी कंप्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के संबंध में तेजी से प्रगति की है। दिल्ली सरकार दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना को अपनाने की प्रक्रिया में भी
जिसके तहत कैब एग्रीगेटर्स के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से अपनाने और हिस्सेदारी में बढ़ोतरी को अनिवार्य किया गया है। दिल्ली सरकार में पहले ही दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई पहलों को लागू किया गया है। फरवरी में दिल्ली सरकार ने अपने बस संचालन के भीतर अधिक महिलाओं को ड्राइवर के रूप में भर्ती करने के लिए मापदंडों और पात्रता मानदंडों में ढील दी थी। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम ऊंचाई मानदंड 159 सेमी से घटाकर 153 सेमी और महिला आवेदकों के लिए बस चालकों के रूप में शामिल करने के लिए अनुभव मापदंड को 1 महीने तक कम कर दिया था। इस कदम से दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम DIMTS में लगभग 7300 बसों में संयुक्त बेड़े में महिला रोजगार के अवसर बढ़े हैं। केजरीवाल सरकार के इस कदम से राज्य के सार्वजनिक परिवहन के भीतर बस चालकों के 15,000 मजबूत कार्यबल के भीतर महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। और भारत के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। अल्वा आज दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इससे पहले सोमवार को एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ का निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में बीजेपी बहुमत में है। संसद सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 में अकेले बीजेपी के 394 सदस्य हैं और यह संख्या 390 के बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त से समाप्त हो रहा है और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान होगा और उसी दिन मतगणना होगी। उधर विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने सोमवार को कहा कि उनकी एनडीए जो कैंपेन है उसका तो मैं मुकाबला करूंगी, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक न्यूज आर्टिकल को ट्वीट करते हुए कहा कि विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष सोनिया गांधी पर चोरी से लेकर साजिश तक की कहानी अपने किताब में लिखी है। उसका समर्थन कर विपक्ष ने कहीं कांग्रेस को पार्टी को चोर तो घोषित नहीं कर दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा पर बात करते हुए कहा कि मार्गरेट अल्वा एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं। साल 1974 से वो लगातार राजनीति में है। वो 5 बार सांसद, 4 राज्यों की राज्यपाल, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और ईसाई अल्पसंख्यक हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 18 पार्टी मिलकर उनका समर्थन करेंगी। और संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। एक बार फिर विपक्ष के आक्रामक रहने के आसार हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल का केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस आज सुबह 10 बजे से ही संसद के बाहर प्रदर्शन करेगी और इससे पहले सोमवार को मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्षी दलों ने महंगाई, दूध और दही सहित कुछ खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाने, अग्निपथ योजना और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही में व्यवधान हुआ और कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से संसद सत्र के समय का अधिक से अधिक उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे खुले मन से विभिन्न विषयों पर चर्चा और वाद विवाद करें तथा जरूरत पड़े तो आलोचना भी करें, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान मिल सके। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबकी कोशिशों से ही सदन चलता है, इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठक होंगी। और खबरें भी और भी हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच, लगाया भर्तियों पर गड़बड़ियों का आरोप। महंगाई की मार, जीएसटी लगने के बाद दिखा असर, 1.5 से 25 रुपए तक बढ़ गए डब्बाबंद खाद्य पदार्थों के दाम। ब्रिटेन में प्रचंड गर्मी ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड, राष्ट्रीय आपातकाल लागू। हरियाणा में बेखौफ खनन माफिया, नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर चढ़ाया डंपर, मौके पर ही मौत।
आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में सिखों के धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। अकाल तख्त का आरोप है कि मिशनरिया परिस्थिति में गोवा से उनका और साथ ही साथ ये भी कहना है कि देखिए सीमा पर स्थित गांवों में क्रिश्चियन मिशनरियां सिख परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रही हैं। सिख अस्थायी सीट अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने शनिवार को दावा किया कि सिखों का धर्मांतरण एक बड़ी चिंता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ईसाई मिशनरियों के आसान लक्ष्य हैं। वह हाल ही में सिख युवकों से सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियारों से लैस होने का आह्वान करने के लिए चर्चा में थे। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भाई तारू सिंह के शहादत दिवस पर कहा कि पंजाब में धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह चिंता का कारण है। विशेष रूप से गांवों में रहने वाले लोग इन लोगों का आसान लक्ष्य है। वे पैसों के लालच के बदले अपना धर्म परिवर्तित करते हैं। भाई तारू सिंह कठिन समय का सामना करने के लिए दृढ़ रहे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के दौरान अपने बाल काटने और इस्लाम में परिवर्तित होने के बजाय अपना सिर कटा दिया था। जत्थेदार ने आगे कहा कि भाई तारू सिंह युवाओं के रोल मॉडल होना चाहिए। आगे ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि लेकिन दुर्भाग्य से वे फिल्मी नायकों से प्रेरित हुए और सिख धर्म के रास्ते से भटक गए। कई सिख संगठनों ने खासकर ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया है। उनमें से अधिकांश दलित हैं जिन्होंने अजनाला, मजीठा, डेरा बाबा नानक, फतेहगढ़, चुरियन, बटाला और गुरदासपुर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाई धर्म अपना लिया है। आफत का ये सैलाब काफी डराने वाला था। तस्वीरें ऐसी थी कि किसी की भी देखकर रूह कांप जाए। पहाड़ी से नीचे की तरफ एक तेजी से आता ये सैलाब जिस रास्ते से गुजरा सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। हिमाचल के किन्नौर के सलखर गांव में सोमवार को बादल फटने से सैलाब आ गया। बादल फटने के बाद पहाड़ी के ऊपर से सैलाब जब नीचे पहुंचा तो विकराल हो गया और सैलाब की प्रवाह की आवाज डराने वाली है। किन्नौर के सलखर में बादल फटने के बाद जो सैलाब आया है उससे नदी नाले सब उफान पर आ गए। घर के पास से पानी कितनी तेजी से बह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब घर को बहा ले जाने पर आमादा हो। पहाड़ी से होता हुआ सैलाब नदी नालों को चीरता जब आगे बढ़ा तो उसके रास्ते में जो कुछ आया वो सब बह गया। सैलाब का प्रवाह कम हुआ तो बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। जिस रास्ते से सैलाब गुजरा वहां सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। सैलाब लोगों के घरों से बीच से होकर गुजरा। समदो चेक पोस्ट से
पूह की तरफ करीब 7 किलोमीटर दूर बादल फटा था। कुदरत के इस क्रोध से लोगों के घर बार तबाह हो गए, लेकिन गनीमत रही कि लोगों की जान बच गई। मलबे में सब कुछ जमा सा हो गया है और कई घर पूरी तरह से मलबे में समा गए, तो कुछ घरों के भीतर मलबा भर गया। सैलाब के रास्ते आए एक मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे में दबी हैं, कार, बुलडोजर सब कुछ मलबे में दबा नजर आ रहा है। घरों के बाहर खड़े ट्रक भी मलबे में समा गए। सैलाब के रास्ते जो ट्रक आए वो भी मलबे में दब गए। हालांकि थोड़ी दूर पर खड़े ट्रक बच जरूर गए, लेकिन मलबे की मार उन पर भी पड़ी है। सैलाब तो थम गया, लेकिन लोग अब भी डरे सहमे हैं। पहाड़ों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं उन पर कुदरत का क्रोध न टूटे। और बढ़ती हुई महंगाई की मार के बीच हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाकर सरकार ने दोहरी मार की जो चाबुक मारा है, उसे दर्द का एहसास भले ही कुछ दिन बाद हो, लेकिन होगा तो जरूर। बेशक बड़े पूंजीपति लोगों को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन देश की आबादी में बड़ा हिस्सा रखने वाले मध्यम वर्ग के लिए ये एक बहुत बड़ी चोट है। इस चोट के दर्द को समझने वाले विपक्ष की आवाज भी अब उतनी नहीं रही कि सरकार उस पर कुछ गौर करे। लिहाजा ऐसे माहौल में अपनी ही सरकार के खिलाफ बेखौफ होकर आम जनता के पक्ष में आवाज उठाने वाले बीजेपी के युवा सांसद वरुण फिरोज गांधी की तरफ ना की जाए तो और क्या करना चाहिए। सोमवार यानी 18 जुलाई से केंद्र की मोदी सरकार आटा, चावल, दही, पनीर जैसी अनेक वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में ले आई है, जो अभी तक इससे बाहर थी। साल 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को यह भरोसा दिलाया था कि इसके लागू होने से लोगों को राहत मिलेगी और इससे व्यापारियों को भी आफत नहीं होगी। लेकिन जाहिर है कि जीएसटी काउंसिल की तमाम सिफारिशों को मानकर उन्हें लागू करने के सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी ही। होना तो ये चाहिए था कि खान पान की जरूरी वस्तुओं को इसके दायरे में लाने से सरकार परहेज करती और जिन वस्तुओं पर पहले 12% जीएसटी लगता था उन्हें 18% तक बढ़ाने की सिफारिश को सरकार एक झटके में ही ठुकरा देती। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया के किसी भी देश की सरकार हो, वो एक चतुर कारोबारी से किसी भी मायने में कमतर नहीं होती है, जिसका मकसद 1 रुपया भी गंवाए बगैर पहले अपनी तिजोरी भरना ही होता है। राजनीतिक व्यवस्था में अगर दूसरे कड़वे सच की बात करें तो दुनिया के तमाम दार्शनिक इस सच की मुनादी कई बार कर चुके हैं कि जिस भी देश में विपक्ष कमजोर होता है वहां का लोकतंत्र बेहद तेजी के साथ निरंकुशता की तरफ बढ़ने लगता है। हमारे विपक्षी दल पिछले कुछ बरस से सरकार पर यही आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को विश्वास में लिए बगैर सबसे अहम फैसले भी मनमाने तरीके से ले रही है। और लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि इसके लिए बड़ा कसूरवार कौन है। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा को लेकर हुई घटना की एक तस्वीर बिहार में भी देखने को मिली। मामला सीतामढ़ी का है, जहां एक युवक को नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर कुछ युवकों ने चाकू मार दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना 16 जुलाई की बताई जा रही है और इस मामले में घायल युवक और उसके पिता का बयान कुछ और है, जबकि पुलिस ने एफआईआर से नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया है। पिता ने आरोप लगाया कि नुपुर शर्मा का नाम हटाने को कहा गया था। इसके बाद पुलिस ने आवेदन लिया है। घटना सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के नानपुर गांव की बताई जा रही है। जख्मी युवक अंकित झा नानपुर गांव में पान खाने के लिए पान की दुकान पर आया था। इस मामले में पीड़ित अंकित झा ने बताया कि उसने अपने फोन में नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाया था और उसे देख रहा था। इतने में ही पीछे से कुछ युवक आए, पूछने लगे क्या देख रहे हो। इस पर अंकित ने कहा कि वो नुपुर शर्मा का सपोर्ट करेगा। इतने में ही हाथापाई शुरू हो गई और अंकित का कहना है कि वो लोग 3 से 4 लोग थे। इतने में एक युवक ने सिगरेट का धुआं उसके मुंह की ओर फेंका। ऐसे में बात बढ़ती गई और फिर उन लोगों ने 5-6 बार चाकू मार दिया। इसके बाद एक युवक जो पल्सर के साथ था उसने उन लोगों ने पकड़ लिया। इतने में फिर 25-30 मुस्लिम लोग आए और उसे बचाकर लेकर चले गए। इसके बाद अंकित को अस्पताल लेकर लोग चले आए। पुलिस सिर्फ हमसे साइन करवाने के लिए आई थी। घटना को लेकर अंकित के पिता मनोज झा ने थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें नानपुर गांव के गोंडा उर्फ गुलाबी रब्बानी, मोहम्मद निहाल, मोहम्मद हिलाल, मोहम्मद बिलाल सहित 5 अज्ञात को आरोपित किया है। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उनका आवेदन तब लिया गया जब कहा गया कि आवेदन में नुपुर शर्मा का नाम नहीं आना चाहिए। पिता और पीड़ित ने मांग की है कि उन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जाए।
विमान को एसटी इंजीनियरिंग और एयरबस ने अपने ज्वाइंट वेंचर के तहत डिजाइन किया है। प्रधान एयर एक्सप्रेस के सीईओ और संस्थापक निपुणानंद ने कहा कि हम भारत में अपना पहला विमान प्राप्त करके काफी खुश हैं। एक नैरो बॉडी मालवाहक विमान के साथ भारत की पहली एयरलाइंस के निर्माण के लिए बड़े विजन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ना वास्तव में खास है। जबरदस्त क्षमता है। यह A320 P2F एयरक्राफ्ट अपने मेन डेक में 10 कंटेनरों और एक पैलेट पोजीशन और निचले डेक में 7 कंटेनर को अपने अंदर रख सकता है। यह 21 टन का भार उठा सकता है। इस विमान का ये 21 टन का भार उठा सकता है और इस विमान में 85% भंडारण क्षमता है। जल्द मिलेगा दूसरा विमान। और संस्थापक निपुणानंद ने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक एक और दूसरा विमान भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसे आगे बेड़े के विस्तार की योजना है। भारत में पहले से चल रहे एयरबस PFT प्लेटफॉर्म A330 और 300 P2F, A330, 220 P2F और A321 P2F के साथ अब यह भी कार्य शुरू करेगा। ये एयरक्राफ्ट क्रमशः 2017, 18 और 2020 में डिलीवर किए गए थे। कंपनी जल्द ही दूसरा विमान भी लाने की योजना बना रही है। यहाँ मिली सेवाएं। दिल्ली स्थित कंपनी ने इस महीने मालवाहक हवाई सेवाओं का संचालन करने के लिए नागर उड्डयन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। प्रधान एयर ने घोषणा की थी कि एयरलाइंस इस साल तक परिचालन शुरू कर देगी। 21 टन पेलोड क्षमता वाला कार्गो विमान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर सेवाएं देगा। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।